हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th की हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स के एक नए टॉपिक फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत को लेकर हम आपके सामने हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन दो नए शब्दों की। सबसे पहला शब्द है हिंटरलैंड और दूसरा है गैरिसन टाउन। हिंटरलैंड यानी कि भीतरी प्रदेश। क्या होता है ये? द लैंड्स adjacent to a city or port that supply it with goods and services। यानी कि भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। देखिए, जैसे इस चित्र को देखते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक कोई शहर है, मान लीजिए कि एक पोर्ट है, बंदरगाह है, और यहाँ से चीज़ें जो होती है वो दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी कोई खास जो चीज़ है जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरे देश में, जिसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ से जहाज़ों में भरकर भेजा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इस ये शहर को यहाँ इन सभी जगहों से आ रही हैं। यानी कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ से ये जो गुड्स है जिसकी सप्लाई जहाँ तक पहुँच रही है, तो ये पूरा का पूरा जो इसका इलाका, इसका पृष्ठ प्रदेश या हिंटरलैंड हुआ। मान लीजिए कि ये कोई शहर ही है और इस शहर को जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं या फिर जो सेवाएं इस शहर को जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं वो इस पूरे एरिया से मिलती है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा इससे जो जुड़ा हुआ जो इलाका है ये भीतरी प्रदेश या फिर हिंटरलैंड कहलाएगा। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, और यह है गैरिसन टाउन। तो गैरिसन टाउन क्या होता है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। यानी कि गैरिसन शहर किसे कहते हैं? किलेबंदी बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। अब जो चलते हैं हम इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रियरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स। अब ये जो गैरिसन शहर थे, अब गैरिसन शहर से जो पूरा का पूरा गैरिसन शहर का जो पृष्ठ प्रदेश मान लीजिए, या जिसको हम कह रहे हैं कि हिंटरलैंड कह रहे हैं, क्या हिंटरलैंड पे उनका पूरा कंट्रोल होता था? तो वास्तव में गैरिसन शुरुआती जो 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था वो गैरिसन शहरों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। ठीक है, शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। यानी कि जो हिंटरलैंड थे जो कि उस शहर से जुड़े हुए थे, यानी कि जहाँ, जैसा कि हमने अभी इस परिभाषा में देखा था कि जहाँ तक से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होती थी, यानी कि फूड, ये गुड्स और सर्विसेज जहाँ तक से ये सप्लाई की जाती थी, यानी वो पूरे हिंटरलैंड पे सुल्तान का कंट्रोल न के बराबर हुआ करता था। ठीक है, और इवन एंड वर therefore dependent upon the trade, tribute और plunder for supplies। तो देखिए, इन सुल्तानों का, ठीक है, एक तो कंट्रोल जो था वो न के बराबर था हिंटरलैंड पे, और दूसरी बात ये भी थी कि फिर जो कहते हैं कि सेवाओं के लिए या फिर वस्तुओं के लिए, है ना, आवश्यक सामग्री के लिए, रसद आदि के लिए किस चीज़ पर ये निर्भर करते थे? तो वो निर्भर करते थे ट्रेड पर, व्यापार पर। इसके अलावा ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, यानी कि व्यापार पर निर्भर करते थे, कर पर निर्भर करते थे, लूट मार पर निर्भर करते थे, इन चीज़ों पर निर्भर करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये था controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult। अब एक देखिए, ये मैप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिल्ली है और बंगाल कितना दूर है, और इसके अलावा सिंध भी आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर कहीं था। तो दिल्ली से बंगाल और सिंध के जो गैरसन शहर थे, तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। देखिए, बगावत हो जाए, युद्ध हो जाए, यहाँ तक कि खराब मौसम, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश ही हो गई, इससे उनसे संपर्क के नाजुक जो सूत्र थे वो भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। एक तो ऐसी अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं थे इतने दूर दराज के एरिया से, और ऊपर से जो किसी तरह से अगर जुड़े हुए थे तो वो भी रास्ता एकदम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था, संपर्क एकदम कट जाता था। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled
एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। एक और समस्या थी, शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर लेते थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। देखिए, इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए था। अब इतना बड़ा सल्तनत है, और अगर इनको पूरी तरह से अगर नियंत्रण न रखा जाए तो हमेशा इस तरह के खतरे बने हुए थे। इट्स कंसोलिडेशन occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। इन अब ये था कि इसका संस्थापन, ठीक है, इसका संस्थापन जो था वो गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, ठीक है, यानी कि इसका जो कंसोलिडेशन था वो गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में हुआ, और फिर बाद में जिसका इसको और विस्तार कब मिला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के ज़माने में, शासनकाल में, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। तो जो सबसे पहले तो क्या था कि गैरिसन टाउन से जो जुड़े हुए जो जितने भी हिंटरलैंड्स थे उनके साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना था। तो जो दो तरह के अभियान चले, ठीक है। पहला अभियान जो था वो क्या था, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी प्रदेश थे, है ना, जो हिंटरलैंड्स थे, उनकी तो भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। अब इन कैंपेन्स में क्या किया गया, ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट्स वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्चुरलिस्ट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। अब गंगा यमुना के दोआब में क्या था कि घने जंगल हुआ करते थे। अब उन घने जंगलों को काटा गया, और उसमें उन जंगलों में जो हंटर गैदरर्स थे यानी शिकारी संग्राहक जो रहते थे या जो चरवाहे रहा करते थे उनको खदेड़ दिया गया, ठीक है। और जब ये जंगल काटने के बाद जो जमीन है उसका क्या किया गया, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड। ये जो जमीनें जो खाली हुई उन जमीनों को किसानों को दे दिया गया और फिर खेती को बढ़ावा दिया गया। न्यू फोर्सेस garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। एक और काम किया गया, देखिए, नए किलेबंदी का बसाव किया गया, गैरिसन शहरों का बसाव किया गया, टाउन्स और नए शहर बसाए गए। क्यों बसाए गए, इनकी स्थापना की गई टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, यानी कि जो व्यापार के जो रास्ते होते थे, है ना, व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि व्यापारिक रास्तों पर जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर व्यापार हो रहा है, जिन रास्तों के सहारे, जिन रूट्स के सहारे, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी। तो उनकी सुरक्षा होने के लिए इतने लंबे रास्तों पर जगह जगह पर किलेबंदी, नए किलेबंदी का बसाव किया गया, गैरिसन्स का बसाया गया, ये बनाया गया गैरिसन टाउन्स को, है ना, और शहरों को बसाया गया ताकि ये जो ट्रेड रूट्स है उनको सुरक्षा मिले, और रीजनल ट्रेड यानी कि जो प्रादेशिक व्यापार था उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो इस काम के लिए, प्रादेशिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और इसके अलावा ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तमाम तरह के, चाहे वो किलेबंदी की बात करें, चाहे हम गैरिसन टाउन्स की बात करें, चाहे टाउन्स की बात करें, इनको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये बात आती है कि दूसरा जो अभियान था वो क्या था। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। ये जो जिसकी बात कही जा रही है कि ये जो दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो रेन में, शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। आप मानचित्र 3 पर देख सकते हैं और आपकी बुक में भी है ना, और यहाँ हम देख ही रहे हैं। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, यानी कि जो एक्सटर्नल फ्रंटियर पे जो अभियान चला, यानी कि दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। और
ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। क्या मिला इनसे? इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में कर ली। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. दिल्ली सल्तनत की बात हम कर रहे हैं और आप समझिए कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत भले अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 साल के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस सब कॉन्टिनेंट यानी कि इस उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। ठीक है, मतलब शुरुआत में ये हाल था कि गैरिसन शहरों का हिंटरलैंड से अच्छा जिसको कहते हैं संपर्क ही नहीं हुआ करता था, और 150 साल के आते आते इस उपमहाद्वीप के इतने बड़े जो इलाके थे वो इसके मिलिट्री कैंपेन के अंतर्गत आ चुके थे। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इसके द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियम। यानी कि सल्तनत, अब जो दिल्ली सल्तनत था वो अब तो टैक्स इकट्ठा कर रहा था किसानों से, और अपने क्षेत्र में जिसको कहते हैं कि न्याय, अपने क्षेत्र में मुकदमों के फैसले सुनाए जा रहे थे, है ना। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन एक सवाल ये आता है कि इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।